5 काली बहुओं का नसीब। बाबूजी, हम पांचों बहनें अभी ब्याह नहीं करना चाहती, हमें थोड़ी मोहलत दे दीजिए। हाँ बाबूजी, पहले हम बहनों को कुछ बन जाने दीजिए। एक दफा बेटियों के जीवन में बहुओं की बेड़ियां पड़ने के बाद वो बेटियां जीवन भर बेबस बहू बनकर ससुराल का शासन सहती हैं। लेकिन अगर हम शिक्षित होकर ससुराल जाएंगे तो हमको किसी पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। अरे बंद करो तुम पांचों बहनें ये दकियानूसी दलील देना। सैकड़ों रिश्ते आते हैं और तुम्हारा काला रंग रूप से देखकर ही रफा दफा हो जाते हैं। अरे ऐसे सुनहरे रिश्ते दिया लेकर भी खोजने से नहीं मिलते। गनीमत है कि तुम पांचों काली कमली बहनों की काया से वाकिफ होकर भी कुंती बहन ने दहेज के दाम में 1 पैसा नहीं मांगा। ये उनका बड़प्पन है। अपने ये पढ़ने लिखने का शौक शादी के बाद ससुराल में ही पूरा करना। बाबूजी, जब आप बाप होकर हम बहनों के सपने को हमारे सामने रंग के चलते रौंद रहे हैं तो सास बहू के सपने क्या ही साकार करेगी। बाबूजी, आज आप दहेज का बचता दाम देख रहे हैं, मगर शादी के बाद जब बेटी बहू बनकर ससुराल जाती है तो उस बेचारी को अबला बनकर सास और पति दोनों का ताना बाना सुनना पड़ता है। सोचिए कैसा लगेगा जब हम पांचों के सावले स्वरूप के कारण हमारे सामने आपकी नाम धराई होती है तो हम बहनों का कलेजा कितना कचोटेगा। तुम पांचों काली कमली बहनों के खाली खोपड़ी में भूसा भर गया है। तुम चाहे भरसक कोशिश करके देख लो, अगर तुम मेरी बिटिया हो तो मैं तुम्हारा बाप हूँ। ये ब्याह हर हालत में होकर रहेगा। कहते हैं ना, इंसान अपनों से ही हारता है। बुलंद सोच रखने वाली बहनें पिता की मर्जी के आगे अपना सिर झुका देती हैं और पांचों का ब्याह कुंती के बेटों से हो जाता है। यहाँ से शुरू होता है 5 बहू के ससुराल का सफर। शिखा, सावरी, कविता, काजल, कल्की अपने सुनहरे दाहिने कदम से कलश उड़ेल कर गृह प्रवेश करो। ये सुनकर कुंती का बड़ा बेटा सुनील पांचों बहुओं की हंसी उड़ाते हुए कहता है, माँ, शायद आपके शब्द स्वर में कमी रह गई। सुनहरे कदम नहीं, सांवले कदम कहो। आखिरकार 5 बहनें एक ही थाली की चट्टे बट्टी हैं। बोलो तो ब्लैक ब्यूटी। सुनील के बोल बाण बनकर पांचों बहुओं के मन को बुरी तौर से तार बघार कर देते हैं। तभी कुंती बात संभालते हुए कहती है, अरे चुप कर मेरे बैल बुद्धि बेटे, भूल मत इन्हीं 5 में से एक तेरी बीवी है। बस करो, आपकी बात मानकर हम पांचों भाइयों ने भले ब्याह का बलिदान दे दिया, मगर इन ब्लैक ब्यूटी बहनों को कभी हमारी बीवियों का दर्जा नसीब नहीं होगा। ये कहकर पांचों भाई गुस्से से पांव पटकते हुए अपने कमरों का रुख कर लेते हैं और कुंती हिचकिचाते हुए कहती है, बहू, इनकी बातों पर गौर मत करना। मेरे बेटे बस बाहर से नारियल की तरह सख्त हैं, मगर अंदर से उतने ही नरम हैं। शादी ब्याह की भाग दौड़ी में तुम पांचों बहुएं थक गई होगी। जाओ, जाकर आराम कर लो। पांचों बहुएं अपने अपने कमरे की ओर अग्रसर हो जाती हैं, जहां कल्की का पति अनिल कहता है, अरे ओ मेरी ब्लैक ब्यूटी बीवी, तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरे बिस्तर पर बैठने की? कान खोल कर सुन ले, तेरी जगह मेरे बेडरूम में नहीं उस बाथरूम में है। ये बोरिया बिस्तर उठा और बाथरूम का रास्ता नाप। ये बुरा बर्ताव महज एक बहू के संग न था, बल्कि बाकियों का भी यही हश्र था। गुजरते समय के साथ पांचों की शादियों को 1 सप्ताह पार हो गया और एक सांझ। बहू, मैं शादी के बाद से देख रही हूँ कि तुम पांचों बड़ी गुमसुम सी रहती हो। अगर कोई बात है तो तुम अपनी सास से साझा कर सकती हो। पांचों बहुएं एक दूसरे को एकटक निहारते हुए कहती हैं, नहीं तो माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं होता तो तुम हिचकती नहीं। जानती हो, तुम पांचों की सांवली सूरत देखकर मैंने तुमको इसलिए अपनी बहू बनाया क्योंकि तुम बिन माँ की बिटिया थी। मगर मेरी बदकिस्मती है कि मेरी सांवली बहुएं अपनी सास को माँ नहीं मानती। कुंती के शब्द सुनकर पांचों बहुओं की आंखों से बेबसी की बदरी बरस पड़ती है। माँ जी, शादी के शुरुआत से निस दिन हम पांचों बहुओं के पति हमारी बेइज्जती करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे काले चेहरे से उन्हें कुड़न होती है। माँ जी, इसलिए हम बहुएं इतनी जल्दी ब्याह नहीं कर रही थी। हम खूब पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी ताकि भावी भविष्य में हमको अपने पति के पैसे पर आश्रित न होना पड़े। शायद हमारा सांवला रंग रूप हम बहुओं के बेहतर जीवन के लिए श्राप बन गया है। ये सब सुनकर कुंती कहती है, बहू, मैं जानती हूँ कि मेरे बेअकल बेटे तुम्हारे संग इतना बुरा बर्ताव करते हैं, मगर तुम्हारी सास के लिए सीरत के आगे सूरत का कोई मोल नहीं। तुम्हारे सांवले रंग के श्राप को शिक्षा के औजार से तोड़ा जा सकता है। सालों पहले मैं भी बहू बनकर शिक्षा का अरमान लिए ससुराल आई थी।
मगर सास के सताव से मेरा सपना कांच की तरह बिखर गया। मगर उस दौर में जो मेरे संग हुआ, तुम्हारी सास वो तुम्हारे संग नहीं दोहराएगी। तुम पांचों अपने आगे की पढ़ाई जारी करो। जब तुम काबिलियत और कामयाबी के शिखर पर खड़ी होगी तो शायद तुम्हारे पति को तुम्हारी कदर समझ आए। सासू माँ, हम बहुएं बकायदा अब तक यही सोचती थी कि सास माँ नहीं बन सकती, मगर ये हम बहुओं का सुनहरा सौभाग्य है जो सास के स्वरूप में हमें आप मिली। पांचों बहुएं अगले ही दिन आगे की पढ़ाई के लिए दाखिला ले लेती हैं। समय गुजरता है। एक सुबह कुंती उनसे कहती है, बहू, तुम पांचों को छुपते छुपाते कॉलेज जाने की जरूरत नहीं। अरे तुम कोई चोरी थोड़ी ही कर रही हो। मगर माँ जी, हमारे पतियों को हमारे पढ़ने की बात पता चल गई तो? तुम पांचों को मेरे सपूतों के विषय में सोचने विचारने या उनसे सहम कर रहने की जरूरत नहीं। कुंती की सूझबूझ की बातें उसकी पांचों सावली बहुओं के भीतर घर कर जाती है। सप्ताह भर के भीतर ही उनके पतियों को इस बात की भनक लग जाती है। माँ, ये हम क्या सुन रहे हैं? आप अपनी काली बहुओं को घर की बागडोर संभालने के बजाय उन्हें पढ़ाने लिखाने के लिए बाहर भेज रही हैं। आपकी मति भ्रष्ट हो गई है क्या? क्यों इनकी काली सूरत से समाज को खबर फैलाकर अपने बेटों को रुसवा कर रही हो? हाँ माँ, इससे क्या बदल जाएगा? सास के सहयोग से पांचों बहुएं बुलंद हौसले का याव थामे बिना थके पढ़ती जाती हैं। दिन महीनों के मंजर में गुजरने के साथ पांचों बहुओं का सपना साकार हो जाता है। वो अपने पिता और पति को एक साथ इकट्ठा करती हैं। अरे ऐसी कौन सी खास खबर थी जो तुम पांचों ने अपने बाबूजी को यहाँ बुलाया? अब एक दूसरे की काली काया ही निहारती रहोगी या कहोगी कुछ? मगर इससे बिगड़ भी क्या जाएगा बेटा। हाँ बहू, अब और धीरज नहीं धरा जाता। अपने चेहरे की चमक का कारण बताओ। माँ जी, ये चमक उस सपने के साकार होने की है जिसे हम सालों से देख रहे थे। माँ जी, मैं और सांवरी शिक्षक के पद पर बैठ गई। माँ जी, आज मैं उच्चतम न्यायालय की वकील बन गई। माँ जी, जिस स्कूल में कविता और सांवरी शिक्षक हैं, मुझे उसी स्कूल में प्रिंसिपल का पद प्राप्त हुआ है। माँ जी, मैंने भी पुलिस का पद हासिल किया है। जुग जुग जियो मेरी बहू, आज तुमने अपनी सास का सीना गर्वित कर दिया। माँ जी, हम बहुएं आज इस बुलंदी के शिखर पर केवल आपकी बदौलत हैं। माँ जी, हमारा नसीब तो बाबूजी के फैसले के साथ ही नष्ट हो गया था, मगर आपने न सिर्फ समाज वरन हमारी खातिर अपने खून से भीड़ गई आप। माँ जी, जहाँ ससुराल की सीमा बहुओं के लिए बेड़ियां बन जाती है, आज हमारे आस को हमारी सास ने साकार किया। ये हम काली बहुओं का नसीब है। बस बहू, खुशियाँ तुम्हारी आंखों के बदरी से बनकर बरस रही है। सावरी, अपने बेबाक पति को माफ कर दो। जहाँ हमें तुम्हारे इस सूखड़े सफर में साथ रहना था, हम तुम्हारे विरोध में खड़े थे। मेरी हूँ बुरी सीख से मेरे भाई भी अपनी बीवी से संग बुरा सलूक करते थे, मगर आज हम सभी गर्व से कह सकते हैं कि तुम हमारी बीवी हो। बेटी, अपने बाप को माफ कर दो। मैंने काले रंग के लिए तुम पांचों को कोसा, मगर आज तुम्हारी अहमियत समझ आ चुकी है। तो देखा आपने कैसे एक सास बतौर अपनी 5 सावली बहुओं की हिम्मत बनकर उनके सपने को साकार करके उनके नष्ट हुए नसीब को संवारने में सहयोग करती है। आज भी न जाने कितनी बेटियों का ब्याह उनके सुनहरे जीवन के बीच बेड़ियां बनी बैठी हैं, जिसका श्रेय समाज के बड़े तबके को जाता है। एक व्यक्ति की नजर और नजरिए के बदलाव से कई बेबस बहुओं का सूखड़ा जीवन सुनहरा हो सकता है। मथुरा जैसा गांव सबसे ज्यादा होली के लिए ही फेमस था, लेकिन हर बार की तरह वो सभी बहुत खुश होने की वजह बहुत दुखी थे, क्योंकि इस बार हर एक घर में होली बनाने के लिए पैसों की बहुत ज्यादा तंगी थी, जिसके चलते गांव के सभी लोग एक दूसरे से कर्जा लेने की सोचते हैं, लेकिन किसी के पास खुद के लिए भी पैसे नहीं थे। भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा इस बार हमारी होली कैसी होगी, क्योंकि हमारे गांव में किसी के पास भी पैसे नहीं हैं, और तुम तो जानते हो दूर दूर के लोग हमारे गांव में होली खेलने के लिए आते हैं। अब हम लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे तो हम सभी उन लोगों के साथ होली कैसे खेलेंगे? सही कहते हो, इस बार हमारे गांव की बहुत बदनामी होने वाली है। ये मथुरा जो होली के नाम पर ही इतना फेमस है, अब इसका नाम डूब जाएगा और फिर कोई नहीं आएगा यहाँ होली खेलने। ना भाई साहब, ऐसा ना बोलो। हमारे गांव में होली का त्योहार तो बनना ही चाहिए। एक ही तो त्योहार है जो हम लोग अच्छे से मनाते हैं।
पिछली होली के बाद से ही हम सभी की किस्मत ऐसी फूटी है कि ना तो कोई काम धंधा सही से चला है और ना ही कोई काम में बरकत आई है। लगता है किसी की नजर लग गई है। मैं तो कहती हूँ सभी औरतें मिलकर हमारे गांव की नजर उतार लो। हाँ हाँ सही बात है, हमें एक बार गांव की नजर भी उतार लेनी चाहिए। सभी औरतें मिलकर नमक मिर्च लेकर आती हैं और उसे चूल्हे में नजर उतार कर डाल देती हैं, जिससे पूरे गांव में दशक उड़ जाती है और सभी खांस खांस कर पागल हो जाते हैं। अरे ई का कर दिया तुम लोगों ने, चारों तरफ तीखी तीखी हवा उड़ रही है। तुहार नजरिया के चक्कर में हमरे फेफड़े फूल रहे हैं। गांव के सभी बड़े बुजुर्ग लोग खास खास के दुखी हो जाते हैं, जिनमें से एक बूढ़ा आदमी गांव वालों के पास आता है और सभी से कहता है, अरे ऐसे कुछ समाधान नहीं निकलेगा। अरे ऐसे करोगे तो हम सभी को दिक्कत होगी। हमारे गांव को कोई नजर नहीं लगी है। ये सब तो तुम्हारे ही चोकों का नतीजा है। तुम लोग आगे के बारे में जरा भी नहीं सोचते। अब अगर तुम्हें इस होली के त्योहार को अच्छे से मनाना है तो तुम्हें नदी के पास जाना चाहिए। वही नदी जिसके अंदर कई सालों से काई जमी हुई है। नदी का नाम सुनते ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वह बूढ़ा आदमी वहां से ये सब कहने के बाद चला जाता है। उसके जाते ही सभी आपस में बात करते हैं, ये सच है क्या? वो कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई नदी है। अगर ऐसा है तो हमें जादुई नदी के पास जाकर उससे मदद मांगनी चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि यह बूढ़ा आदमी हमसे झूठ बोल रहा हो। भला कोई नदी जादुई नदी कैसे हो सकती है और कोई नदी हमारी मदद क्यों करेगी? अगर ऐसी बात है तो हमें इस बात का पता लगाने के लिए जादुई नदी के पास ही जाना चाहिए। हकीकत भी तभी पता चलेगी। गांव के सभी लोग मिलकर नदी के पास पहुंच जाते हैं, जहां नदी के ऊपर बहुत ज्यादा काई जम रही होती है। इस नदी के अंदर से कितनी बदबू आ रही है, ऊपर से काई भी जम रही है। भला ये नदी कैसे जादुई नदी हो सकती है? सोना, हम इस नदी को साफ करें और इसके ऊपर की काई को हटा दें। वो तो तुम सभी ने सुना ही होगा, फल भी तब मिलता है जब इंसान मेहनत करता है। कौशल्या की बात सुनकर गांव के सभी लोग नदी को साफ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद देखते ही देखते वो सभी लोग मिलकर पूरी नदी को सफाचट कर देते हैं। अरे वाह, क्या बात है, ये नदी तो बहुत चमक रही है। अनीता इतना कहती ही है कि तभी नदी के अंदर से एक देवी निकलकर बाहर आती हैं। इतने सालों बाद अपनी इस नदी को साफ सुथरा देखकर मुझे बहुत खुशी मिली। तुम सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? देवी माँ, हर साल हमारी मथुरा गांव में बहुत अच्छे से होली का त्योहार मनाया जाता है। सभी लोग 1 महीना पहले ही होली खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन अफसोस इस बार हम लोगों ने होली शुरू नहीं की क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। क्या आप हमारी मदद कर सकती हो? हाँ, मैं मदद कर सकती हूँ, लेकिन एक परेशानी है। मैं अपना जादू केवल इस नदी के अंदर चला सकती हूँ, जहाँ मेरी खुद की दुनिया है। मैं इस नदी से बाहर जादू नहीं चला सकती। अगर तुम सभी गांव वाले चाहो तो मैं अपनी दुनिया में तुम्हें आने दे सकती हूँ, जहाँ जादू से सब कुछ प्रकट कर सकती हूँ और तुम सभी अच्छे से अपनी होली को मना सकते हो। देवी माँ की बात सुनकर सभी लोग इस बात के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं। लेकिन देवी माँ, हम सभी इस नदी के अंदर कैसे जाएंगे? अगर हम पानी के अंदर गए तो हम सभी मर सकते हैं। नहीं नहीं, मेरे होते हुए तुम में से किसी को कुछ नहीं होगा। एक के बाद एक अंदर प्रवेश लेते जाओ। देवी माँ की बात मानकर गांव के लोग एक के बाद एक नदी में प्रवेश लेते जाते हैं और सीधी नदी की दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां पर सब कुछ नदी के बाहर वाली दुनिया जैसा होता है। अरे वाह, क्या बात है भैया, ये तो बहुत ही लल्लन टॉप लागे है। तनिक देखो तो सही, यहाँ वहाँ चारों तरफ होली के गुलाल ही गुलाल है। और चलो 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 होली खेलते हैं। मनमोहन की बात सुनने के बाद सभी एक साथ होली खेलने लगते हैं और खुशी से झूमने लगते हैं। अरे भाई, बुरा न मानो, होली है।
अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन ठंडाई कहाँ पर है? अरे बिना ठंडाई के हम इस होली में झूमेंगे कैसे? धनिया के इतना कहते ही वहाँ पर ठंडाई प्रकट हो जाती है, जिसे देखते ही गांव के सभी लोग, औरतें और आदमी बहुत खुश हो जाते हैं। अरे ये सब तो ठीक हुई, हमरे बाल बच्चे का भी तो ये जादुई नदी की स्पेशल होली खेलने के लिए मिलनी चाहिए ना। हाँ बहन, चलो चलते हैं अपने बच्चों को लेने। कौशल्या और अनीता दोनों ही मिलकर गांव के बच्चों को और अपने बच्चों को जादुई नदी में ले आती हैं। चलो बच्चों खेलो होली, अब इस साल भी हम लोग अच्छे से होली खेलेंगे। वाह, यहाँ तो बहुत सारी पिचकारियाँ हैं, कितना सारा गुलाल भी है और साथ में ठंडाई भी है। अरे चलो चलो, हमारे तो नसीब ही खुल गए। चलो चलो जल्दी से होली खेलते हैं और एक दूसरे को रंगीन कर देते हैं। सभी बच्चे पार्टी लोग नदी की जादुई दुनिया में होली खेलना शुरू कर देते हैं। सभी लोग खुशियां मना रहे होते हैं और होली खेल खेल कर वहाँ सभी ठंडाई पीकर एक लंबी सी झपकी ले लेते हैं। और जैसे ही उनकी आंख खुलती है, वो सभी अपने आप को हकीकत की दुनिया में पाते हैं, जहाँ उनके घर और उनकी दुनिया होती है। ये समझ नहीं आ रहा कि हम नदी की दुनिया से बाहर कब आए। तुम होली खेल रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग वहाँ नहीं बल्कि दुनिया में होली खेल रहे थे, और वो सब एक सपने की तरह हो। अरे नहीं नहीं, वो कोई सपना नहीं, हकीकत है। जरा देखो तो सही, हम सभी के गले मिल रहे हैं। मोहन की बात सुनकर सबको यकीन हो जाता है, जिसके बाद वो सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन घर पहुंचते ही सभी को उनके घरों के अंदर सोने के सिक्कों से भरे हुए सोने के मटके मिलते हैं। उस दिन के बाद से वह सभी बहुत अमीर होते हैं और हर साल वो मथुरा गांव में अच्छे से होली बनाते हैं।